जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, साइको की जो सीरीज अपने चल रही थी उसके अंदर आज अपन टॉपिक पे बात करने वाले थिंकिंग, और ये अपनी क्लास नंबर 11 रहेगी। इससे पहले साइको की 10 क्लासेज आ चुकी है मेरे भाइयों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास साथियों। देखिएगा, सबसे पहले बात करें चिंतन। थिंकिंग कहते किसको है? चिंतन हमारे ज्ञानात्मक व्यवहार का वह पक्ष है जिसके अनुसार किसी भी समस्या का मानसिक चित्रण कर उसका हल ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है। किसी समस्या को हल करने के लिए दिमाग लगाना ही क्या है? चिंतन है साथियों। अगर मान के चले जैसे कि आपके पास समस्या आ गई कि गणित का कोई सवाल है जो आपसे सही सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करते हो? उसके बारे में सोचते हो कि उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ये जो आप सोचते समय दिमाग जो लगाते हो ना कि इसको इससे काट दो, इसको इससे कर देवें, इसको इससे करें, या एलसीएम लेवे, एचसीएफ लेवे, तो यही क्या है साथियों? चिंतन है। अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं अभी टेस्ट सीरीज में, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है, तो वो दिमाग लगाना ही क्या है साथियों? चिंतन है। चिंतन एक प्रकार की मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा हम समस्या का हल प्राप्त करते हैं। मानसिक क्रिया है, मस्तिष्क के द्वारा होती जो क्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? समस्या का हल ढूंढते हैं मेरे भाइयों। चिंतन की परिभाषा जिसके अंदर वैलेंटाइन किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रृंखलाबद्ध रूप से विचार करना या सोचना ही क्या है? वैलेंटाइन है। वैलेंटाइन डे श्रृंखलाबद्ध रूप से सोच समझकर बनाया जाता है। याद रखने के लिए बना रखा है अपन ने कि वैलेंटाइन डे जो है वो श्रृंखलाबद्ध रूप से सोच समझकर मनाया जाता है। यानी कि किसी भी प्रकार की समस्या को अपन को समाधान के लिए अपन क्या करते हैं? बिल्कुल सोची समझी रणनीति बनाते हैं और श्रृंखलाबद्ध, पहला स्टेप क्या होगा, उसके अगला स्टेप क्या होगा, फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, इस प्रकार से अपन चलते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं साथियों? श्रृंखलाबद्ध रूप से बनाकर अपन चलते हैं। अगला देखो, रोज चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष किसने कहा है साथियों? रोस ने कहा है। चिंतन का विश्लेषण किस प्रकार से, यानी टुकड़े। विश्लेषण का मतलब क्या होता है साथियों? टुकड़े करना। सबसे पहले देखो, सर्वप्रथम अपन समस्या कौन सी है? समस्या आ गई सर, ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, ये समस्या है। उस समस्या को समाधान करने के लिए अपन अनुमान लगाते हैं कि किस प्रकार से अपन समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें RHS बराबर LHS करें, या ये a² + b² वाला फॉर्मूला लगाए, क्या करें? फिर समस्या का समाधान हो जाता है। फिर समस्या का क्या हो जाता है? समाधान। आपने फॉर्मूला लगाया, समस्या सॉल्व हो गई। फिर बात करें, समस्या समाधान होने के बाद में आप निर्णय लेते हो। क्या लेते हो? निर्णय, कि इस प्रकार से मैंने ये करा, ये नियम इस सवाल में लगाया, तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद में इस समस्या का समाधान हो गया। फिर है समस्या की सार्थकता का प्रमाण देते हैं अपन। क्या देते हैं? प्रमाण, कि भाई साहब इस सवाल के लिए ये सूत्र लगाओ, आप 5वें सवाल के लिए ये सूत्र लगाओ, छठे के लिए ये सूत्र लगाओ, तब जाकर के समस्या आराम से सॉल्व हो जाएगी भाइयों। अब है चिंतन के प्रकार। चिंतन कितने प्रकार का होता है? पहला है प्रत्यक्षीकरण चिंतन। प्रत्यक्ष का मतलब होता है साथियों सामने। देखो शॉर्टकट में आपके जो साइकोलॉजी में शब्दों का जो खेल है ना, उनका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। हर एक शब्द का अर्थ अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो साइकोलॉजी बहुत सरल है मेरे भाइयों। लगता है ऐसा है कि यार ये कौन सी दुनिया में आ गए अपन जहाँ शब्दों से खेला जा रहा है हमारे साथ। उन शब्दों से खेलने को ही तो आपके सामने हम आए हैं। ये जो शब्द है, जो मुश्किल शब्द है, उनको सरल तरीके से समझाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, वस्तुओं को देखकर चिंतन करना। आपके सामने जैसे सवाल है, सवाल सामने है, उसको देख रहे हो आप, देख करके सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो साथियों क्या है? प्रत्यक्षीकरण चिंतन है। कोई आपके प्रैक्टिकल कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, लाइट इधर से जाएगी, फिजिक्स का प्रैक्टिकल इधर से लाइट जाए, इधर से विभवांतर आएगा, इधर से बैटरी लगी हुई है, तो वो क्या है? प्रत्यक्षीकरण चिंतन है साथियों। दूसरा कल्पनात्मक या अमूर्त चिंतन। कल्पनात्मक को कहते हैं अमूर्त चिंतन। कल्पना, सोच के आधार पर चिंतन करते हैं। क्या अगर रीट में नहीं हुआ तो क्या होगा, रीट के बाद में क्या होगा, कौन सी सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ोगे, कितने नंबर आ जाए, ये जो आप कल्पना के ऊपर चल रहे हो ना साथियों, ये क्या है? कल्पनात्मक चिंतन है। फिर है सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक का मतलब होता है साथियों नई या नवीन सोच के आधार पर चिंतन करना। नई सोच तो किसकी होती है? वैज्ञानिक की होती है। तो वैज्ञानिक तरीके से सोचना ही क्या है? सृजनात्मक चिंतन है। चिंतन कितने प्रकार का? 3। पहला प्रत्यक्षीकरण, यानी सामने जो उपस्थित है उसी के आधार पर चिंतन करना। दूसरा है कल्पनात्मक, दिमाग में कोई ना कोई वस्तुएं चला करके चिंतन करना। तीसरा है सृजनात्मक, यानी नई चीजों के बारे में सोचते हुए चिंतन करना। वुडवर्थ ने कल्पनात्मक व सृजनात्मक चिंतन को विचारात्मक चिंतन भी कहा है। कल्पनात्मक को। अगला है तार्किक।
तार्किक मतलब उच्च कक्षाओं के लिए चिंतन होता है, ये लगभग 7 वर्ष के बाद होता है। तार्किक के अंदर क्या करते हैं अपन साथियों, तार्किक के अंदर ये करते हैं कि भाई क्यों का जवाब भी जो ढूंढते हैं अपन, क्या ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, तो वो थोड़ा क्या है उच्च प्रकार का चिंतन है बड़ी कक्षाओं में। गिलफोर्ड ने सृजनात्मक चिंतन को 2 भागों में बांटा है। कौन से चिंतन को, सृजनात्मक को। अब देखो आपके सामने अगर साइंस पढ़ी हो तो ये लेंस है अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर इस प्रकार से होता है ये लेंस, यहां से प्रकाश की रोशनी आई, यहां आकर के वो क्या होती है, फैलती है। फैलना का मतलब होता है अपसारी, क्या होता है, अपसारी। यहां शॉर्टकट में ऊपर दिया हुआ है देखो। दूसरा होता है उत्तल लेंस, यहां प्रकाश की रोशनी आएगी तो वो एक जगह बिंदु पर आपतित होगी, इसको कहते हैं अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है एक जगह यानी छोटा, और अपसारी का मतलब फैला देना यानी बड़ा। अपसारी चिंतन किसे कहते हैं, क्यों का उत्तर ढूंढा जाता है। पक्षी आकाश में क्यों उड़ते हैं, पक्षी आकाश में क्यों का उत्तर, क्यों का उत्तर बड़ा होगा तो बड़े वाला चिंतन है वो अपसारी चिंतन है, और छोटा क्या है, अभिसारी चिंतन। निश्चित उत्तर प्राप्त होता है, जैसे कि अर्जुन अवार्ड किसे मिला, इस साल का अर्जुन अवार्ड किसे मिला, तो इसका पर्टिकुलर फिक्स उत्तर रहेगा, तो वो क्या है, अभिसारी चिंतन है। अपसारी का मतलब विस्तृत रूप से क्यों का उत्तर ढूंढा जाता, बड़ा उत्तर ढूंढा जाता, वो अपसारी चिंतन है। अभिसारी का मतलब होता है छोटे वाला चिंतन साथियों। आगे देखिएगा, निर्मितवाद, ज्ञान संरचनावाद, उपागम। छात्र के पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान की अंतःक्रिया द्वारा ज्ञान की संरचना जो होती है, यानी पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान दोनों अगर आपस में मस्तिष्क में मिलते हैं तो ये साथियों कहलाता है निर्मितवाद या ज्ञान संरचनावाद कहलाता है। निर्मितवाद के वैज्ञानिक कौन कौन है, जीन पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक दिया है, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, हार्वर्ड, गार्डनर के कार्यों पर आधारित ये निर्मितवाद संरचनात्मक है। निर्मितवाद का मतलब क्या होता है, पुराना ज्ञान प्लस नया ज्ञान दोनों अगर मिक्स हो रहे तो उसको कहा जाता है निर्मितवाद साथियों। निर्मितवाद के प्रकार 2 होते हैं, कौन कौन से, संज्ञानात्मक और सामाजिक निर्मितवाद। संज्ञानात्मक का मतलब तो क्या साथियों, शिक्षक छात्रों को कठिनाइयां प्रस्तुत करे तथा छात्र हल निकाले। शिक्षक अगर छात्रों को कठिनाइयां प्रस्तुत करे, शिक्षक क्या करता है, छात्रों के सामने कठिनाइयां लाता है कि मैंने ये 4 सवाल करे, इसके बाद में ये हार्ड वाला सवाल आप करो। अब छात्र अगर उस सवाल को कर रहे हैं तो वो क्या है साथियों, संज्ञानात्मक है। सामाजिक के अंदर क्या होता है, व्यक्ति समाज के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। सामाजिक का मतलब तो हमेशा याद रखना समाज ही है मेन मुद्दा। सामाजिक का मतलब मेन मुद्दा किसका है, समाज ही सब कुछ है साथियों। अगला देखो, निर्मितवाद प्रारूप। निर्मितवाद प्रारूप के अंदर बात करें, मस्तिष्क में छवि बनना। निर्मितवाद का मतलब क्या, मस्तिष्क में छवि बन जाती है, इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्टिव मॉडल साथियों। एलन तथा बेकन ने निर्मितवाद सिद्धांत पर आधारित अधिगम सिद्धांत मॉडल दिया है। अन्वेषण करें, यानी कि अन्वेषण का मतलब साथियों देखो किताब में लिख रखा अन्वेषण, मैंने लिख दिया स्वयं खोज करना। अन्वेषण का मतलब होता है स्वयं खोज करना, खुद खोज करता है, फिर उसकी व्याख्या करते हैं, फिर उसको विस्तार करें और फिर लास्ट में उसका मूल्यांकन होता है। यही क्या है, आपका निर्मितवाद प्रारूप है। मस्तिष्क में छवि बन जाती है कि मुझे अगर रीट पास हो गया तो मैं क्या क्या करूंगा, मस्तिष्क में छवि बनने लग जाती है, टीचर बनूंगा, गवर्नमेंट स्कूल में जाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, फिर वहां पे साथियों घूमेंगे फिरेंगे, फिर आराम से गर्मियों की छुट्टियों में मौज करेंगे। ये निर्मितवाद प्रारूप है, आपके मस्तिष्क में छवियां जो बन रही है ना वो साथियों। अगला देखो, अनुभाविक अधिगम। अनुभाविक अपन ने पहले ही पढ़ा अनुभाविक अधिगम के बारे में। अनुभव रोज होता है, मैं अपन ने जब पढ़ा था तब मैंने बताया था अनुभव क्या होता है, रोज होता है। तो ये किसने दिया है, रोजर्स ने दिया है। रोजर्स ने अधिगम को 2 भागों में बांटा, पहला संज्ञानात्मक और दूसरा अनुभवजन्य। अनुभव से भी अधिगम होता है और संज्ञानात्मक से भी अधिगम होता है, ये रोजर्स कह रहा है। अनुभव के द्वारा अधिगम करना ही अनुभाविक अधिगम कहलाता है। यह संपूर्ण रूप से विद्यार्थी केंद्रित है। विद्यार्थी खुद अनुभव करता है कि अगर एक तो टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा बैठा बैठा सुन रहा है तो वो अधिगम कम सीखता है, अधिगम कम होता है। लेकिन बच्चा खुद अगर वो सीख रहा है, बच्चा खुद एक्सपीरियंस से अगर सीख रहा है तो वो कहलाता है अनुभाविक अधिगम, और उससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। अनुभविक अधिगम के 4 भाग है। पहला साक्षात अनुभव करना, दूसरा निरीक्षण एवं प्रतिक्रिया करना, तीसरा कल्पना और अमूर्त अवधारणा निर्माण, और चौथा है नवीन परिस्थितियों में प्रेम। इसके 5 सोपान बताए गए हैं। पहला अनुभव यानी क्रिया करो, दूसरा अनुभव को बांटो, तीसरा प्रक्रिया के द्वारा समझाओ, चौथा सामान्यकरण और 5वां उसको उपयोग में लो। अनुभविक अधिगम द्वारा ये विधियां जो खेल विधि, डोल्टन विधि, प्रेटन विधि, समस्या का समाधान विधि, अनुसंधान यानी खुद खोज करके विधि, प्रयोजना यानी कि योजना बना करके उसको अलग अलग भागों में बांट करके अधिगम करना, ये सब अनुभविक अधिगम पर आधारित विधियां हैं साथियों।
अगला है मानचित्र निरूपण। मानचित्र निरूपण साथियों, कॉन्सेप्ट मैपिंग, खोज किसने करी है? जोसेफ डी नोविक ने करी है। यह एक ऐसा नक्शा या चित्र है जो विभिन्न अवधारणाओं के माध्यम से दर्शन। मानचित्र क्या होता है साथियों? देखिएगा, जैसे कि मैंने कहा, मैंने कोई आपको विधि पढ़ाई कि जैसे कि मैंने आपको एक विधि पढ़ा दी, कोई सी भी विधि ले ले अपन, जैसे कि PSY साइको ले लिया मैंने। अब साइको को मैंने कहा कि इन्होंने 5 भागों में बांटा है। पहला ले लिया इन्होंने बाल विकास, पहली विधि पहले बाल विकास में बांट दिया, दूसरा अधिगम में बांट दिया, इस प्रकार के तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 अलग अलग विधियों, 5 अलग अलग भागों में इन्होंने बांट दिया। अब अगर मैं कहूं अधिगम के अंदर इन्होंने साथियों अधिगम, चिंतन और अभिप्रेरणा 3 टॉपिकों को बांट दिया। तो पूरी साइको का इस प्रकार से एक चार्ट जो बनाते हैं ना अपन, मानचित्र, वही है मानचित्र निरूपण साथियों। खोज किसने करी है? जोसेफ डी नोविक ने करी है। अभी पूरा शॉर्टकट में बता देंगे। इसके अंदर शाखाएं होती है, इनको कहते हैं शाखाएं साथियों। तीर के निशान भी होते हैं, ये जो तीर के निशान आप देख रहे हो इस प्रकार से, और समूहीकरण पूरा का पूरा समूह बना हुआ है इस प्रकार से साथियों। मानचित्र निरूपण के लाभ क्या होंगे? पूर्व अवधारणा को नई अवधारणाओं में जोड़कर जल्दी सीख जाता है। कुल मिलाकर के याद रखना, मानचित्र जैसे मैंने पूरी किताब का, पूरे नोट्स का एक जगह अगर एक चार्ट बना करके रख दिया तो आपको सीखने में थोड़ी क्या होगी? सहूलियत होगी साथियों। जोसेफ 1970 में समुद्र में खो गया था, उसे मानचित्र बनाकर नाव की सहायता से समुद्र पार करा। जोसेफ ने 1970 में समुद्र में खो गया था साथियों, मानचित्र बनाकर नाव की सहायता से समुद्र पार करा। ये याद रखने का तरीका है। जोसेफ डी नोविक ने 1970 में इसकी खोज करी है। अगला देखो, अन्वेषण उपागम। अन्वेषण का मतलब क्या होता है साथियों? स्वयं खोज करना। क्या होता है? स्वयं खोज करना, यानी खुद खोज करना ही अन्वेषण कहलाता है। प्रवर्तक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग ने खुद ने खोज करी है। ह्यूरिस्टिक विधि भी इसको कहा जाता है, मैं स्वयं खोज करता हूं कहा जाता है मैन। सोपान क्या है? सबसे पहले प्रकरण का निर्धारण करो सॉरी, प्रकरण का निर्धारण करो कि समस्या कहां आ रही है, कि ये समस्या है, उस समस्या को प्रस्तुत करो। उस प्रस्तुत के बाद में उसकी योजना बनाओ, फिर उसके किस योजना के साथ साथ में कौन कौन से तथ्य काम में लेने उसके बारे में बात करो। फिर परिकल्पना बनाओ, परिकल्पनाओं का परीक्षण करो कि ये परिकल्पनाएं सही होगी या नहीं होगी। फिर सही होने के बाद उन प्रमाणों की व्याख्या करो। लास्ट में क्या करो? निष्कर्ष निकाल दो साथियों। इसके कुछ लाभ भी है, जैसे वैज्ञानिक प्रकृति के निकट होता है, तार्किक चिंतन होता है। अब देखो, खुद करता है तो बच्चा क्या करेगा? खुद का हाथ चलेगा। और वह विधियां जिसमें बच्चा खुद सीख रहा है वो वैज्ञानिक विधियां कहलाती है, वो मनोविज्ञान की दृष्टि से सर्वोत्तम विधियां कहलाती है, जहां छात्र खुद काम कर रहा है, या विधियां जो छात्र केंद्रित है, उसी में से एक है अन्वेषण उपागम। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, प्रायोगिक कार्य का अवसर होता है, आगमन पद्धति होती है, समस्या का समाधान पर आधारित विधियां हैं। अगला है समस्या समाधान उपागम। इसे उच्च स्तरीय अधिगम कहा जाता है, सर्जनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। इसे समस्या समाधान शिक्षण का प्रतिमान हंट के द्वारा दिया गया। समस्या को समस्या आती है, उसका क्या किया जाता है? समाधान किया जाता है। अर्थात ये विधि भी क्या है? छात्र केंद्रित है। छात्र केंद्रित है, और छात्र केंद्रित है तो साथियों क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है साथियों। ये अपने पूरे आज का चिंतन का पूरा टॉपिक हुआ साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और यही वाले नोट्स अगर आपको चाहिए मेरे भाइयों, तो ये अगर नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर देना 8890620764। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, आपको साइको के पूरे नोट्स भेज दिए जाएंगे, जिनकी प्राइस रखी है 21 रुपये मात्र, और मात्र 21 रुपये ये वाले नोट्स आपको A4 साइज में पूरे के पूरे भेज दिए जाएंगे, जिनको आप प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हो मेरे भाइयों। तो मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।